खबर दिल्ली से आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 46 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की गई है। बस्तर से कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। बस्तर से दीपक बैज का टिकट काटा गया है, जो कि मौजूदा पीसीसी चीफ है। बस्तर से मौजूदा सांसद भी है, उनका टिकट काटा गया है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया गया है। सागर से गुड्डू राजा को टिकट दिया गया है। रीवा से नीलम मिश्रा को, शहडोल से फुंडे लाल सिंह को टिकट दिया गया है। जबलपुर से दिनेश यादव को, बालाघाट से सम्राट सारस्वत को, होशंगाबाद से संजय शर्मा को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस की चौथी जो सूची है वो जारी की गई है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के 12 नाम और छत्तीसगढ़ का सिर्फ एक नाम आया है। तो जो एक नाम आया है वो बस्तर से आया है, क्योंकि पहले चरण में बस्तर से ही चुनाव होना है। बस्तर का लोकसभा क्षेत्र जो है वहां के लिए चुनाव होना है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कांकेर लोकसभा सीट से संभवतः दीपक बैज को पार्टी उतार सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी आगे कब तक अगली सूची निकालती है, लेकिन कुछ दिग्गजों को भी इस सूची में जगह दी गई है। और हालांकि पहले ही तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो ये कहते रहे हैं कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको मौका दिया है। अब देखना ये होगा कि किस तरह का ये मुकाबला होता है, क्योंकि इस बार कड़ा मुकाबला होने की संभावना है मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तो चौथी सूची आज कांग्रेस ने जारी की है 46 नामों की। हालांकि सूची जारी करने के मामले में बीजेपी कहीं आगे है। अब तक 290 से ज्यादा उम्मीदवारों की सूची बीजेपी की तरफ से जारी हो चुकी है। 4 सूचियां जारी हो चुकी है। तो ये जो सूची जारी हुई है, इसको लेकर अब समझने वाली बात यह होगी कि क्या ये जो मुकाबला है वाकई में इतना टफ ये मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि इसमें कई नए लोग भी हैं और कई पुराने लोगों का सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। हालांकि 18 नामों को लेकर ऐलान होना था, और इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता संजय साहू भी जुड़ चुके हैं। उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय, ये जो चौथी सूची आई है, इस चौथी सूची को कैसे देखा जाए? आशीष दुबे से मुकाबला करने में कितने सक्षम दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी और तरुण भानोट, लखन घनघोरिया और दिनेश यादव के नाम ही प्रमुख थे। बात करें तो दिनेश यादव पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ में उन्होंने महापौर का भी चुनाव लड़ा है। इसके साथ नेता प्रतिपक्ष नगर निगम में रह चुके हैं, पार्षद 2 बार रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम जो है और जमीनी कार्यकर्ता कह सकते हैं कि हम कांग्रेस ने यहाँ जबलपुर में उतारा है। हालांकि मुकाबला कितना होगा ये तो देखने की बात होगी, लेकिन जिस प्रकार से दिनेश यादव का नाम सामने आया और दिनेश यादव को पार्टी ने मैदान में उतारा, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जबलपुर में एक कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि दिनेश यादव का नाम जो है वो ओबीसी चेहरा है और कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं के रूप में जाने जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। तो ये बड़ा नाम जो है कांग्रेस का उसमें कहा जा रहा है। और अब चूंकि आधिकारिक घोषणा उनकी हो चुकी, चूंकि 3 दिन से लगातार कयास लगाए जा रहे थे और जिस प्रकार की बातें सामने आ रही थी, बी फार्मी भी उनको मिल चुका था, जैसा कि हमारी INH की टीम ने उनको दिखाया और सामने स्पष्ट रखा कि बी फार्म उनके पास आ चुका है, लेकिन आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। अब आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, तो कह सकते हैं कि एक बार फिर जबलपुर में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि दिनेश यादव का जो बैकग्राउंड रहा है अब तक के, किस तरह की राजनीति वो करते रहे, किस तरह के नेता वो रहे, किस तरह की उनकी जर्नी रही है, और आशीष दुबे के साथ किस तरह का ये चुनौती देने वाला मुकाबला हो सकता है?
जी बिल्कुल, हम दिनेश यादव की बात करें तो दिनेश यादव जो है वो छात्र राजनीति से सक्रिय रहे हैं। अब छात्र राजनीति के बाद उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा। पहली बार महात्मा गांधी वार्ड से जो है वो पार्षद चुने गए थे, दूसरी बार भी वो महात्मा गांधी वार्ड से पार्षद चुने गए थे, जहां पर वो नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष बने। उसके बाद उन्होंने महापौर का चुनाव लड़ा, जहां पर वो प्रभात साहू जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे लगभग 5 से 7 हजार वोटों से वो हारे थे। तो कह सकते हैं कि उनका जो नाम है। फिर उसके बाद वो नगर अध्यक्ष रहे, लगातार 11 साल तक नगर अध्यक्ष कांग्रेस के वो रहे। ये अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। तो ये जो बड़ी बात है, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता से, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो या फिर नेता हो, सभी से उनके मधुर संबंध है और जमीनी कार्यकर्ता वो माने जाते हैं। तो एक प्रकार से आशीष दुबे के सामने एक बड़ी चुनौती जो है वो पेश होगी। हालांकि वर्तमान जो हालात हैं, जिस प्रकार की स्थितियां देख रही हैं, उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन दिनेश यादव का नाम सामने आने के बाद से और उनकी जो जमीनी पकड़ है, उसको देखते हुए एक कड़ी चुनौती वो पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आप बन रही है हमारे साथ संजय जी, लेकिन हमारे साथ चूंकि मंदसौर से हमारे संवाददाता कमलेश मोदी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। कमलेश, ये जो सूची आई है, इसके बाद मंदसौर में जिस तरह का मुकाबला होता हुआ दिख रहा है, कैसे आप इसे देखते हैं और कितनी संभावनाएं कड़े मुकाबले की आप मानते हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि तमाम अटकलों के बाद में आखिरकार जो है कांग्रेस, पीसीसी कांग्रेस ने जो आज लिस्ट जारी करी है, उसमें कहीं न कहीं मंदसौर से जो नाम आया है, वो नाम जो है काफी लंबे समय से हालांकि सुर्खियों में बना हुआ था कि दिलीप सिंह गुर्जर जो नागदा के विधायक रहे हैं, उनका नाम मंदसौर जिले से अपॉइंट किया गया, उनको यहाँ पे नामांकन उनको घोषित किया गया है। तो निश्चित तौर पर देखने को ये मिलेगा कि जिस तरीके से दिलीप सिंह गुर्जर, क्योंकि कहीं न कहीं मंदसौर जिले की, अगर मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो गुर्जर समाज का जो है कहीं न कहीं प्रभावशाली रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि पार्टी ने जो है जातिगत समीकरण को देखते हुए दिलीप सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा है। मगर जिस तरीके से हालात वर्तमान में जो बने हुए हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 500 पार की जीत का दावा कर रही है, उसको देखते हुए ये जीत उनके लिए हालांकि आसान नहीं रहेगी। मगर जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा है कि यहाँ के जो वर्तमान में सांसद है सुधीर गुप्ता को, क्योंकि उन्होंने ही, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ही मैदान में उतारा है और उन्होंने जो है पिछली बार 2.5 लाख से जीत अर्ज करी थी। अब उनका दावा है कि ये जो जीत है वो 5 लाख से ऊपर उनकी जीत का आंकड़ा जो है वो दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत होगी। तो निश्चित तौर पर देखी जाए तो जिस तरीके से नीमच की बात की जाए तो नीमच के जो गद्दावर नेता है उमराव सिंह गुर्जर, वो कहीं न कहीं बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए ये थोड़ी मुश्किल डगर होगी। मगर जिस तरीके से अब नया चेहरा मैदान में उतारा है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि दिलीप सिंह गुर्जर इस मैदान में उतरने के बाद में कहीं न कहीं जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मगर फिलहाल वर्तमान में स्थिति जो है वो कहीं न कहीं पेचीदा नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कमलेश, यहाँ पर मंदसौर चूंकि किसानों का इलाका है, किसानों को लेकर जो मुद्दे हैं वो किस तरह के मुद्दे हैं और वो उठाने में दिलीप सिंह गुर्जर कितने कामयाब हो पाएंगे, किस तरह की राजनीति वो करते आए हैं? जी देखिए, अगर बात की जाए कि किसानों के मुद्दे की, तो आपको पता है कि 2017-18 में किसान आंदोलन हुआ था। मगर उसके बावजूद ही मंदसौर संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो संसदीय क्षेत्र में आज विधानसभा में यहाँ पे से सिर्फ खाली एक कांग्रेस जीतने में जीत पाई थी। मगर कहीं न कहीं जो किसान आंदोलन या किसानों की मुद्दे की बात की जाए तो कहीं न कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बंसीलाल जी गुर्जर, वो कहीं न कहीं बड़े नेता देखने को मिलते हैं, बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो उनको राज्यसभा सांसद बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं जो ट्रम्प कार्ड जो है किसानों के लिए खेला है, वो कहीं न कहीं वो पहले ही खेल चुकी है। क्योंकि कहीं न कहीं दिलीप सिंह गुर्जर जो है, हालांकि उनके लिए जो है ये संसदीय क्षेत्र में पहली बार चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि किसानों के मुद्दे कितने उठते हैं। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सांसद सुधीर गुप्ता को मैदान में उतारा, उन्होंने अफीम नीति को लेकर अभी से उन्होंने ये बात कह दी कि कोई भी अधिकारी पैसे मांगता है या अफीम के नाम पे कोई पैसे मांगता है तो आप उनके लिए हमें बताएं, हम बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो किसान आंदोलन की बात है या किसानों की बात करी जाए तो अब देखना ये होगा कि उनके लिए वो कितना कारगर साबित होगा। मगर जिस तरीके से अभी तक जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो कहीं न कहीं किसानों का मुद्दा मंदसौर जिले और मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, आप कमलेश हमारे साथ बने रहिएगा। संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, जबलपुर एक ऐसी जगह रही है, संस्कार धामी के नाम से जानी जाती है, बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के भी कई नेता हैं। ऐसे में इन नेताओं का जो प्रभाव है वो कितना बचा हुआ है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कई नेता पाला बदल चुके हैं। ऐसे में इस चुनाव में
कहां पर पार्टियां खड़ी दिखाई देती है, खासतौर पर कांग्रेस? जबलपुर की बात करें, जबलपुर चूंकि संस्कार धानी है और जबलपुर में लगातार 4 बार में 30 साल से लगातार सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, तो जबलपुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। हाल ही के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी जबलपुर की 8 विधानसभाओं में से 7 विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। एकमात्र पूर्ण विधानसभा है जिसमें कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। तो कह सकते हैं कि इस बार मुकाबला जो कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है वो वास्तव में जमीनी है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है वो गढ़ तोड़ने में अभी तक कांग्रेस नाकामयाब हुई है। और इस बार जो है वो उन्होंने यही सोच के ये प्रयत्न किया है कि कहीं दिनेश यादव इस गढ़ को तोड़ पाए तो हो सकता है। लेकिन वर्तमान जिस प्रकार के हालात कांग्रेस में जो ऊहापोह की स्थिति जो बनी हुई है, कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज हो गए थे क्योंकि 2 दिन पूर्व ही दिनेश यादव को टिकट की घोषणा हो चुकी थी, टिकट मिल चुकी थी, हाईकमान का आदेश आ चुका था कि आप काम करिए, आपकी टिकट की घोषणा हो चुकी है, बी फार्म उनका आ चुका है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अब जाके कहीं हो पाई। तो इससे कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं हतोत्साहित की स्थिति बनी थी और नाराजगी भी दिखाई दे रही थी। और कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कह रहे थे जब सब कुछ हो चुका है तो आखिर घोषणा करने में स्थिति क्यों विलंब हो रही है। तो विलंब का कारण भी हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आशीष दुबे जो है वो ग्रामीण से आते हैं, उन्होंने ग्रामीण के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ भी बनाई हुई है। दिनेश यादव जो है वो शहरी क्षेत्र से आते हैं, शहरी क्षेत्र में उनकी अपनी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो इस बार देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी मैं ये कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस से 2 कदम आगे है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए संजय हमारे साथ। लेकिन दिनेश आपसे समझना चाहेंगे, कमलेश आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से एक जो भगदड़ की स्थिति मची हुई है, हम देख पा रहे हैं कि मंदसौर से भी कई नेता गए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, आसपास के इलाकों से भी कई नेता शामिल हुए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की तरफ से किस तरह का एक प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि संगठन कहीं ना कहीं कांग्रेस का कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। कहां पर फायदा बीजेपी को मिल रहा है और कहां पर कमजोर पड़ती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है सनी, सबसे बड़ी एक ही चीज होती है कि कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर गुटबाजी देखने को मिल रही है। एक खेमा जाता है मीनाक्षी नटराजन जो पूर्व में सांसद रही है, तो उनका एक खेमा जाता है, दूसरा खेमा जाता है यहाँ पर दिग्विजय सिंह की खेमा जाता है, तीसरा खेमा जो आता है वो कहीं न कहीं अन्य नेता जो बड़े नेताओं के प्रति जाता है। तो कहीं न कहीं जो खेमे की ओर जिस तरीके से गुटबाजी की राजनीति मंदसौर जिले के अंदर हो रही है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं कांग्रेस यहाँ पर कमजोर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि 2019 के चुनाव हमने देखा कि इतना बड़ा किसान आंदोलन होने के बावजूद भी यहाँ पर से 8 सीटों में सिर्फ एकमात्र सीट कांग्रेस यहाँ पर जीत पाई है। वर्तमान के हालात में 2023 का विधानसभा चुनाव हमने देखा है कि यहाँ पर 8 सीटों में से सिर्फ मात्र एक कांग्रेस जीत पाई है। तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन तो कुछ नहीं है ना। जिस तरीके से किसान कांग्रेस के इतना बड़ा माहौल बना हुआ था, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सीटें जितनी दावे हो रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना रही है, मगर मंदसौर जिले की अगर बात की जाए, मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, तो कहीं न कहीं कांग्रेस जो है वो इस पे नाकाम दिखती हुई नजर आ रही है। कि चुनाव के समय, चुनाव से पहले सब कुछ लगता है कि हाँ एक है, वो चुनाव होने के बाद या चुनाव के समय की बात आती है तब यहाँ पर गुटबाजी के इनके सामने को देखने को मिलती है। इसमें एक हिसाब से देखी जाए तो हरदीप सिंह डंग वो किसी गुट से नहीं आते, पर वो कांग्रेस के उन्होंने 2 बार 3 बार कांग्रेस से टिकट चुनाव लड़े, मगर कहीं न कहीं उनकी जो इसी प्रकार ये बिना जो कहीं गुटबाजी वाली बात, गुटबाजी के चलते उन्होंने कहीं न कहीं जो है उनकी सुनवाई नहीं होती थी। उनका एक कहना है अब वो बीजेपी छोड़, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए, उनके साथ साथ में कितने लोग चले गए। अब उमराव सिंह गुर्जर को आप देख लीजिए कि वर्तमान में इतने बड़े नेता है, 2 से 3 बार उनको टिकट मिला है, विधानसभा से चुनाव लड़ा है, मनासा से विधायक के दावेदार रहे, मगर वो भी कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह खेमे के आते, मीनाक्षी नटराजन खेमे के आते, तो कहीं न कहीं उनकी टिकट उन्होंने मांगा था, टिकट नहीं मिला, क्योंकि वो भी गुर्जर समुदाय से थे, कहीं उनकी जो अनदेखी की गई। ये होता यही है कि एंड टाइम पे जिस तरीके से बिल्कुल कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। संजय जी आप भी बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। भंसाली जी, एक सीट को लेकर, बस्तर की सीट को लेकर कवासी लखमा जी के नाम का ऐलान हुआ है। आखिर पार्टी इतना फूक फूक कर कदम क्यों रख रही है? बाकी नामों को अब तक क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? देखिए, ये कांग्रेस का जो एक प्रोसेस है और एक ये आंतरिक मामला है, और इसमें सारे वरिष्ठ नेताओं से, स्थानीय कार्यकर्ताओं से,
सर्वे एजेंसी से सारों के फीडबैक लेने के बाद जो कुछ भी तय हुआ है ये पार्टी आलाकमान ने तय किया है और सारी एक एक सीट पर सारे लोगों की राय लेने के बाद ये तय हुआ है। मैं माननीय कवासी लखमा जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भंसाली जी, लेकिन यहाँ पर दीपक बैज जी की ये सीट है, मौजूदा सीट जहां से वो जीते हुए पिछले बार जीते थे, इस बार उनका नाम काटा गया है, तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? और दूसरी बड़ी बात कि तमाम जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस के वो लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ही इनकार कर चुके थे, ऐसे में फिर भी उनको पार्टी लड़ाना चाहती है, इस बात को आप कितना सही मानते हैं? नहीं, देखिए ये पार्टी आलाकमान का निर्णय है, सोच समझ के लिया गया निर्णय है और इस विषय पर मैं अधिकृत नहीं हूँ कुछ भी कहने के लिए। पर दीपक बैज जी इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 11 सीटों में कैंडिडेट सिलेक्शन की और चुनाव में सारे कैंडिडेटों को जिताने की जिम्मेदारी दीपक बैज जी के ऊपर है और पूरी पार्टी जो है वो इन 11 सीटों पर फोकस कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हिटलरशाही जो सरकार चल रही है केंद्र की मोदी सरकार, इसको उखाड़ फेंकने में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का बहुत बड़ा योगदान होगा। चलिए नितिन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है संतोष जी जुड़े हुए हैं। संतोष परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से कांग्रेस के प्रवक्ता। संतोष जी, 12 नामों की सूची आई है, ऐसे में सीनियर नेताओं को भी इसमें मौका दिया गया है। आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार नामों का ऐलान करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है और ऐसे जो सीनियर नेता जो पहले भी मना कर चुके हैं कि इस बार वो नहीं लड़ना चाहते हैं, उनको भी टिकट पार्टी दे रही है, इसका कितना असर पड़ता हुआ आप देख पाते हैं? कितना जायज है ये? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है चुनाव लड़ना है और जहां तक मना किसी ने नहीं करा था, सबने नहीं बोला था। पार्टी का जो आदेश होगा उसमें वो होगा। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से लड़ रहे हैं और अरुण यादव जी गुना से लड़ रहे हैं और आपके जितने भी जो है अच्छे से अच्छे कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस ने। भोपाल से जिला अध्यक्ष ग्रामीण अरुण श्रीवास्तव जी लड़ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन आपकी पार्टी में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से लगातार नेता निकलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद किस तरह का मुकाबला देख पाते हैं आप? देखिए, आया राम गया राम वाली जो पोजीशन है अभी, तो पूर्व में जो माननीय कमलनाथ जी जब देश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो एक एक महीने इंतजार करके लाइन लगा के 25 से 30 हजार लोग कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसमें से कुछ ही लोग गए हैं वापस बीजेपी में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी संघर्ष करने की क्षमता है, जिसकी लड़ने की क्षमता है, वो कांग्रेस में रहेगा। और बाकी जो जिसको अपना धंधा बचाना है, जिसको, तो वो बीजेपी में जा रहा है तो बीजेपी जाने, ऐसा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन संतोष जी, आप इतनी आसानी से बात कह दे रहे कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कल परसों की बात है, आपको याद होगा, दीपक सक्सेना उनके बेटे जो कि बहुत करीबी मान जाते हैं पूर्व पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के, वो पार्टी छोड़कर आ चुके हैं। कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो और सीनियर नेता आ चुके हैं। ये लोग एक लंबी पारी खेल चुके हैं कांग्रेस के साथ, एक अपना आधे से ज्यादा जीवन दे चुके हैं और अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ सोच विचार करने के बाद एक कदम उठाया होगा? साथ ही इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी जो कि इन दिनों लगातार कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि 14,700 कुछ संख्या है उनको अब तक ला चुके हैं और वो तमाम दिग्गज नेता है। देखिए, दिग्गज नेता जिनकी आप बात कर रहे हो, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि जो संघर्ष करने वाले, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो गांधी जी के विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस में रहेंगे। और जिसकी क्षमता लड़ने खत्म हो गई, जो सुविधा भोगी लोग हैं, सत्ता की मलाई चूसने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो कल जा रहा हूँ, आज चले जाए, मैं तो बोलता रहा हूँ। और भी कचड़ा जो है जाना चले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, ये पार्टी है और विचारधारा जुड़ी हुई पार्टी है। ऐसे जो सुविधा भोगी, जिनको धंधा बचाना है, जिनको ईडी का डर है, जिनको सीबीआई का डर है, तो वो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और उससे हमें कोई, कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पतझड़ रहते, जो पत्ते हट जाते, नई पौध आएगी और दिखेगा आपको जो है। इतने लोग के जाने के बाद कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। किसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन भंसाली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
साथ ही संजय साहू जी आपका शुक्रिया, हमारे संवाददाता संजय साहू, कमलेश मोदी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ जो अन्य हमारे संवाददाता जुड़े थे उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।